अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डेफिनेशन शुरू करनी है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, इसमें जो है वो डेफिनेशन जो हैं वो बुक से मैंने ली हैं, तो ये इंतहाई आसान डेफिनेशन है, आप इनको देख लीजिएगा। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन इज़ एन अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएशन जो है आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज मतलब कम करती है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब किसी काम को करने की जो काबिलियत होती है उसको कम करती है। ऑफ एन एसेट, एक एसेट की। एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, जिसको जाहिर किया जाता है मॉनेटरी टर्म यानी कि पैसे की सूरत में हम उसको जाहिर करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज एंड वेयर एंड टेयर, यानी कि क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से उसकी वेयर एंड टेयर होती है। मतलब वेयर एंड टेयर से मतलब होता है टूट फूट। यानी जब भी किसी एसेट को हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से उसकी एफिशिएंसी में कमी आती है, यानी कि उसके काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, और ये चीज़ डेप्रिसिएशन कहलाती है। एक दूसरी डेफिनेशन भी है इसमें। डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइन एज द परमानेंट, यानी कि परमानेंट मतलब मुस्तकिल जो है वो इसमें कमी आती है। एंड द कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस से मुराद ये होता है कि बारी बारी जो है यानी कि जारी होती है। आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कमी आती जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा है, उस फर्नीचर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो फर्नीचर यूज़ करने से जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल करने की वजह से वो ख़राब हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी में और उसकी क्वांटिटी में जो है वो कमी आ जाती है। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ एन एसेट, कि किसी भी एसेट की क्वांटिटी या क्वालिटी में कमी आना भी डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके बाद है इंटरनल डेप्रिसिएशन। इंटरनल डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? डेप्रिसिएशन विच अकर्स फॉर द सर्टेन इनहेरिटेंट नॉर्मल कॉजेज़। नॉर्मल कॉजेज़ से मुराद ये होता है कि इंटरनली, यानी कि एक अदारे में रहते हुए हम किसी एसेट को इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने से नॉर्मली उसमें जो है वो कमी आ जाती है, तो वो इंटरनल डेप्रिसिएशन कहलाती है। इज़ नोन एज द इंटरनल डेप्रिसिएशन सच एज वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर से मुराद है टूट फूट या डेप्लेशन। डेप्लेशन से मुराद होता है कि किसी मिकदार को इतना इस्तेमाल करना कि वो मिकदार ही जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। वेयर एंड टेयर से एक मिकदार जो है या चीज़ जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, वो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन डेप्लेशन से मुराद ये होता है कि उसको इतना इस्तेमाल करो कि उसकी मिकदार में ही कमी आ जाए, तो ऐसी डेप्रिसिएशन को इंटरनल डेप्रिसिएशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? डेप्रिसिएशन कॉजेज बाय द सम एक्सटर्नली कॉजेज। एक्सटर्नली कॉजेज ये कि अदारे में उसकी चीज़ की ख़राबी नहीं हो रही, अदारे से बाहर हो रही है। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो कोई चीज़ ख़रीदी, यानी कि लेट्स सपोज हमने कोई गाड़ी ख़रीदी है, और उस गाड़ी को अभी न्यूली हम लेके ही आए हैं और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि उसको इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल किए बगैर ही उसमें जो है वो कमी आ गई। ठीक है, तो ऐसी डेप्रिसिएशन को एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन कहते हैं। आगे एग्जांपल है सच एज एब्सोल्सेंस, एफ्लस ऑफ टाइम एंड एक्सीडेंट। मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो चीज़ की ख़राबी हो जानी या एब्सोल्सेंस हो जाना। एब्सोल्सेंस से मुराद ये होता है कि हमने कोई न्यू चीज़ ख़रीदी है, ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वैसी ही चीज़ का न्यू मॉडल आ गया है, तो पिछली चीज़ की वैल्यू जो है वो गिर जाती है, उसको कहा जाता है एब्सोल्सेंस। मिसाल के तौर पे हमने कोई आज मोबाइल ख़रीदा एक, ठीक है, अब उसी मोबाइल का जो है वो न्यू वर्जन आ जाता है, तो पिछला जो है वो ओल्ड हो जाता है। जब ओल्ड वर्जन जो है वो मतलब कि पुराना हो गया, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई, और नेक्स्ट जो हमने चीज़ ख़रीदी है या न्यू मॉडल मार्केट में आया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि इस्तेमाल भी नहीं किया चीज़ को और चीज़ में ख़राबी आ गई। इंटरनल और एक्सटर्नल में यही दो मेन जो हैं वो कॉजेज़ हैं, यानी कि इंटरनल में जो है वो यूजेज आ जाती है और एक्सटर्नल में यूजेज नहीं आता। ठीक है, वो यूज़ होने के बगैर ही जो है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। उसके बाद है वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब टूट फूट हो जाना। द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसिड, एसिड की जो है वो शेप में तब्दीली आ जाना। ठीक है, यानी कि अगर फर्नीचर ख़रीदा है तो किसी की टेबल की जो है वो टांग टूट गई है, या हम लोगों ने कंप्यूटर ख़रीदा तो कंप्यूटर ख़राब हो गया है, या कोई भी एसिड ख़रीदा है तो वो कहीं से टूट गया है, ठीक है ना, वो चीज़ टूट गई है, तो वो हमारे उस दौरान क्या होता है कि हमारे एसिड की शेप में जो है वो तब्दीली आ जाती है। ठीक हो गया। तो ऐसे कहेंगे कि द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसिड, किसी एसिड में एसिड की शेप में तब्दीली आ जाना
ड्यू टू द कॉजेज ऑफ बिजनेस, सॉरी, यूज़ इन द बिजनेस, यूज़ करने की वजह से बिजनेस में उस चीज़ की टूट फूट हो गई है, तो उसको हम लोग कहेंगे वेयर एंड टेयर हो जाना। उसके बाद द डेप्लीशन, डेप्लीशन से मुराद ये होता है कि चीज़ की मिकदार मुकम्मल तौर पे कम हो गई है। द डिक्रीज इन द वैल्यू proportionate to the quantum of production, for examples mines, quarries, oil wells, forest etc। यानी अब दरख्त एक जंगलात है, ठीक है ना, जंगलात हैं जो हम उनको यूज़ करते हैं, यूज़ करने की वजह से दरख्त सारे कट जाते हैं, तो अब वही दरख्त तो नहीं दोबारा उगते ना, वो तो ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब ये उनकी मिकदार कम हो गई। वेल्स मतलब कुएँ को कहते हैं, कुएँ को पानी को जितना भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसमें भी कमी हो जाएगी, तो उसकी मिकदार जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। माइंस कहते हैं और क्यूरीज, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली जो कान होती हैं, कान गिने होती हैं, जैसे कि नमक की कान है, कोयले की कान है, अगर हम इनको भी यूज़ करते हैं तो इनकी मिकदार में, इनकी भी वैल्यू में जो है वो कमी आ जाती है, और साथ में मिकदार भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, डेप्लेशन कहेंगे। दूसरी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसिड, वेस्टिंग एसिड में जो तब्दीली आती है या वो वैल्यू कम होती है तो वो डेप्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अब्सॉल्सेंस, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड ड्यू टू द न्यू इन्वेंशंस, न्यू इन्वेंशन होने की वजह से पिछली चीज़ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाना एब्सॉल्सेंस कहलाता है। ये अभी ऊपर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चेंज इन हैबिट, लोगों की हैबिट में चेंज आ जाता है, लोगों के टेस्ट में चेंज आ जाता है, ठीक है ना, ऑफ द पीपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों की हैबिट या लोगों की जो है वो टेस्ट में तब्दीली आ जाती है, उनकी थिंकिंग में तब्दीली आ जाती है, तो वो अपनी चीज़ को न्यू मॉडल की तरह रखना चाहते हैं। तो इस दौरान क्या होगा, ऐसी चीज़ें जो न्यू इन्वेंशंस की वजह से पिछली चीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, एब्सॉल्सेंस कहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन से क्या मुराद है, द डिक्रीज और इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू कम होने से या ज़्यादा होने से ऑफ एन एसिड, किसी एसिड की जो है मार्केट वैल्यू कम या ज़्यादा होने से क्या हो जाती है, नॉट ड्यू टू द यूज़ इन बिजनेस, यानी कि मार्केट वैल्यू अगर बिजनेस सॉरी एसिड की कम हो या ज़्यादा हो, चाहे वो बिजनेस में यूज़ हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, इज़ नोन एज फ्लक्चुएशंस को फ्लक्चुएशन कहा जाएगा, यानी कि लचक आ जाती है एसिड की वैल्यू में, वो मार्केट के हिसाब से या तो कम हो रहा होता है या ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल भी यानी कि हम कह सकते हैं मोबाइल्स हो जाएंगे या जो है वो न्यू मशीनरीज, ठीक है ना, अगर एसिड की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा हो गई है तो हम उसको अगर घर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसी एसिड की वैल्यू जो वो ज़्यादा हो जाएगी। एग्जांपल हम ले लेते हैं गोल्ड से, ठीक है, गोल्ड अगर हमारे घर में पड़ा हुआ है, हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली अगर हमने कम कीमत में भी ख़रीदा होगा तो वो ज़्यादा कीमत में बिकेगा, और अगर हमने ज़्यादा कीमत में पहले से गोल्ड ख़रीदा हुआ है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है और हमने इसको यूज़ भी नहीं किया हो, ठीक है, तो वो मार्केट में जो है वो हमें उसी वैल्यू पे मिलेगा जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फ्लक्चुएशन, कि एसेट की वैल्यू में उसके यूज़ को नहीं देखा जाता बल्कि सिर्फ उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू को देखा जाता है। उसके बाद है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, किसी एसेट की कॉस्ट प्राइस से क्या मुराद है। जब भी हम कोई एसेट ख़रीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट्स टू द साइट्स, मतलब कि जहाँ से भी हमने एसेट ख़रीदा, कैरिंग का मतलब जहाँ से भी एसेट को हम लेकर आए या जहाँ भी इसको इंस्टॉल किया, तो वो हमारे पास कहलाती हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। उसमें सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक मशीनरी ख़रीदी है, उस मशीनरी को हम जो है वो जहाँ से हमने चीज़ ख़रीदी है, ठीक है ना, जिस शॉप से हमने ख़रीदी है
उस शॉप से हम लेके घर आए हैं या हम अपने बिजनेस की फैक्ट्री में हम लेके गए हैं, तो उसको लेके जाने तक का जितना भी जो एक्सपेंस है वो भी कॉस्ट प्राइस एसेट में शामिल होगा। अगर हमने इसको इंस्टॉल करवाया, मतलब कि हमने इसको मार्केट यानी कि अपनी फैक्ट्री में फ़िक्स करवाया, तो इसका मतलब ये है कि उसको फ़िक्स करवाने के भी पैसे लगेंगे, जो वेजेस लगेंगी, जो मज़दूर जो है वो आके काम करेगा वो भी उसकी कॉस्ट प्राइस में शामिल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट ख़रीदने के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एसेट पे, वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं एसेट की कॉस्ट पे। तो इसको कहेंगे इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट्स ड्यू टू द साइट, यानी कि जिस जगह से हमने ख़रीदी है वो सारी इंस्टॉलिंग और वो सारी कैरिंग जो है वो इसमें शामिल होगी। तो बच्चों ये डेफिनेशंस फ़िलहाल आज हम इतनी करेंगे, आपने इनको याद कर लेना है। जिसकी समझ ना आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।